हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल गेम ऑफ फिजिक्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आज देखते हैं कि उसके एप्लीकेशन कैसे आते हैं और उससे क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं। तो देखा जाए, हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने लाइन बनाए हैं ये लाइन इक्वल डिस्टेंस पर बनाए गए हैं और पैरेलल तो अगर बीच में एक लाइन ऐसे बना दें तभी ये पैरेलल कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये लाइन का पैरेलल होना और इस तरह से इक्वी स्पेस्ड होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक डाइपोल ये प्लेस कर दिया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप पता है कि डाइपोल पर एक तरफ प्लस क्यू चार्ज, दूसरी तरफ माइनस क्यू चार्ज। अगर ये दोनों चार्ज इक्वल और अपोजिट पोलैरिटी के एक दूसरे से एक स्मॉल डिस्टेंस पर रख दिए जाए, इस डिस्टेंस को हम लोग ऊपर यल लेंगे, नीचे यल लेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2ql। और आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है 2ql और ये आता कैसे है, कोई एक चार्ज इनटू इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग 2l यहाँ जो लेते हैं वो सिर्फ इसलिए कि सेंटर से हमारी सिमेट्री के लिए ऐसा। तो अगर हम डाइपोल को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो प्लस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में और माइनस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो होगा क्या, अब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसके वजह से फाइनली ये क्या करेगा, ये डाइपोल रोटेट कर जाएगा। आप समझिए, लेट अस सपोज अगर हम इसको डाइपोल समझते हैं और इस तरह से फील्ड रखा हुआ है और ऐसे डाइपोल रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू वाले पे फोर्स इधर लगेगा, माइनस के इधर लगेगा, फाइनली ये क्या हो जाएगा, इस तरह से रोटेट हो जाएगा। तो ये अपने से रोटेट हो जाएगा। ये अपने से रोटेट होने का सेंस है कि ये रोटेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब अगर इसी को हमें उल्टा घुमाना है इधर की तरफ, तो हमें जस्ट उतना ही वर्क अपोजिट डायरेक्शन में करना होगा। तो ये वर्क कितना करना होता है, इसके लिए हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। आज हम आपको हल्का सा इसको रिपीट करके बता दे रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो वर्क मिलेगा वो मिलेगा वर्क इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। और ये कहां से कहां तक हम जा रहे हैं, लेट अस सपोज ये इनिशियल एंगल θ1 है और हम θ1 से कहां पर जा रहे हैं, ये θ2 एंगल पर जा रहे हैं। ये फाइनल हमारा एंगल जो है वो जो बन रहा है वो θ2 बन रहा है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर लिए θ1 से θ2 पर। ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, ध्यान दीजिएगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है तो सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है तो हम इस तरह से यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। और इसमें ये भी मैंने बताया था कि ये जो वर्क है ये वर्क रोटेशन के कारण हो रहा है, इसलिए हम फोर्स जो है वो रोटेशनल फोर्स ले रहे हैं टार्क, और जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं वो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पे आप थोड़ा देर ध्यान दीजिएगा, ये रोटेट इधर की तरफ हो रहा है, रोटेशन इसका इधर की तरफ हो रहा है। इधर की तरफ मतलब रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो रोटेशन आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है। और यहाँ पर जो टार्क लग रहा है, टार्क किधर लग रहा है भाई, ये प्लस इधर माइनस इधर मतलब इधर की तरफ हो रहा है। तो टार्क का डायरेक्शन कुछ इस तरह का है, टार्क इधर की तरफ लग रहा है, रोटेशन इधर की तरफ हो रहा है। आप बताइए, डिस्प्लेसमेंट इधर, टार्क इधर, मतलब एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल अगर देखें तो जस्ट अपोजिट एंगल 180। तो यहाँ पर टार्क, अगर हम एंगल की बात करें, ये होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट होता है, टार्क इनटू डी थीटा। ये इनटू को हम लोग अगर इनटू ना बोल के बोले टार्क डॉट और डी थीटा तो ये ज्यादा है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट लिखा है तो आप सिंपल से जानते हैं कि ये होगा क्या, θ1 से लेकर θ2 और ये टाउ डी थीटा cos थीटा, डी थीटा cos थीटा।
और उस माइनस को हम लोग यहाँ बाहर ले लें तो ये θ1 से θ2 और ये हो गया टार्क d थीटा। टार्क की वैल्यू मैं आपको बताया, अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो टार्क कितना मिलता है? टार्क मिलता है P क्रॉस E। P क्रॉस E मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर प्रोडक्ट। आप बताइए P क्रॉस E क्या हो जाएगा? PE sin थीटा। PE sin थीटा भाई, A क्रॉस B, A भी sin थीटा होता है, तो ये हो जाएगा PE sin थीटा। तो यहाँ पर हम टार्क की वैल्यू पुट कर दें, तो टार्क की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा बताइए? रिजल्ट टार्क की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, तो टार्क की वैल्यू पुट करने पे यहाँ हो जाएगा PE sin थीटा d थीटा, और ये वर्गडन हम लिख सकते हैं माइनस θ1 से θ2 तक, और यहाँ पे PE sin थीटा, PE sin थीटा d थीटा। P और E, P 2QL, मैंने कल बताया था आपको P होता क्या है? 2 into Q into L, सब कांस्टेंट वैल्यू है, दैट मींस P कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यहाँ से P और E दोनों कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा sin थीटा d थीटा, और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos थीटा, इसका माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये वैल्यू आ जाएगा PE cos थीटा। अब आप बताइए यहाँ पर लिमिट कहां से कहां तक? θ1 से लेकर θ2 तक। अगर हम लोग इसको sin थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे माइनस cos थीटा आएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। वर्क डन ये मिल जाएगा हम लोगों को PE cos θ2 माइनस cos θ1, cos θ2 माइनस cos θ1। अच्छा, अगर यही वर्क डन अब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, जस्ट अपोजिट वर्क डन, माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। तो यहाँ पर जो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1, और ये यहाँ का चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये यहाँ का क्या होगा? चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि अगर हमें एट अ पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो आप बताइए इस एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? U θ2 माइनस U θ1। भाई हमने क्या किया था? θ1 से θ2 डिस्प्लेसमेंट किया था, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट θ2 इनिशियल θ1, तो U θ2 माइनस U θ1, या इसको हम लोग कह सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U θ2 माइनस U θ1। हम ये सपोज करते हैं कि एट 90 डिग्री, ये सपोज किया जाता है एट 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, पोटेंशियल विल बी जीरो। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये सपोज किया गया है, ऐसा आप कई किताबों में देखेंगे तो वहां पर ये सपोज किया गया है कि एट 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। तो आप बताइए यहाँ पर हो जाएगा ये θ1 वाली एनर्जी को हमने क्या सपोज कर लिया है? जीरो 90 डिग्री पर, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस PE अंडर cos θ2 माइनस cos 90 θ1 की वैल्यू को हमने क्या लिखा है? θ1 को 90 डिग्री में माना है, सपोज किया है, और उस पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो सपोज किया गया, तो ये वैल्यू जीरो, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, और ये वैल्यू हो जाएगा माइनस PE cos θ2 माइनस PE cos θ2, और ये वैल्यू है किस पे? U θ2, तो U θ2 इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2। हम देख रहे हैं कि ये θ2 है तो यहाँ भी θ2, तो अगर ये थीटा होगा तो यहाँ भी थीटा
थीटा होगा। मतलब एक पर्टिकुलर किसी भी एंगल पर जो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी दैट इज माइनस पी ई cos थीटा। आपको पता है कि ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पी एंड ई। थीटा क्या है, ये पी है आपका माइनस से प्लस, पी का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, माइनस क्यू से प्लस। तो ये आपका हो गया पी और इधर की तरफ हो गया ई। तो एंगल पी और ई के बीच का थीटा, तो अगर ए और बी के बीच एंगल थीटा हो और लिखा हो ए बी cos थीटा, इसका मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी मिली क्या, U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का अगर हम लोग माइनस डॉट प्रोडक्ट लिख दें तो ये हमें वहां की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब हमें कंडीशंस क्या मिलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के नॉर्मली हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो कुछ स्पेशल कंडीशंस हमको मिलते हैं। अब स्पेशल कंडीशंस क्या मिलते हैं कि हम तीन कंडीशन सपोज करेंगे। एक कंडीशन सपोज करेंगे कि अगर डाइपोल को फील्ड के ही डायरेक्शन में रख दिया जाए, डाइपोल को फील्ड के डायरेक्शन, आप देखिए ये डाइपोल है, इसको फील्ड के डायरेक्शन में रखने की बात हो रही है। तो डाइपोल को अगर हम धीरे धीरे फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे ले जाएं और ये सीधे सीधे फील्ड के ही डायरेक्शन में आ जाए, एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो एंगल 0 डिग्री रख देंगे तो आप बताइए पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम लोग 0 डिग्री एंगल पुट कर दें तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी cos 0 लिखते ही ये हो जाएगा 1 और ये माइनस पी ई इंटू 1 दैट इज माइनस पी। नेट फोर्स की बात करते हैं। आप बताइए इस पर इधर की तरफ फोर्स क्यू है, इधर की तरफ फोर्स क्यू है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, क्या नेट फोर्स 0 होगा? और हम 0 पे बात कर रहे हैं, 0 पर मतलब ये वाला केस, ये केस हम लिए हैं। आप देखिए यहाँ से ध्यान से, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर, मतलब हम इस डाइपोल को घुमा के यहाँ कर दिए। तो यहाँ कर दिए तो प्लस क्यू यहाँ आ गया, माइनस क्यू यहाँ, तो प्लस माइनस यहाँ। आप देखो प्लस में फोर्स क्यू ई इधर, माइनस में फोर्स क्यू ई इधर, तो जितना फोर्स इधर की तरफ फील्ड के डायरेक्शन में उतना ही फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स मिलके 0। उसके बाद अगर हम लोग नेट टार्क की बात करें तो नेट टार्क क्या होता है, टार्क होता है P क्रॉस E। मैंने अभी भी आपको बताया कि टार्क होता है P क्रॉस E। यहाँ पर हम लोगों को जो रिजल्ट मिले हैं वो मिला है U इज इक्वल टू माइनस पी ई cos थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली है, बताइए ये पोटेंशियल एनर्जी मिली है हमको। और मैंने कहा टार्क क्या होता है, P क्रॉस E। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, अगर आप चाहें तो इसके जस्ट पहले का वीडियो आप देख लीजिएगा। P क्रॉस E, P क्रॉस E ये हमें क्या मिल जाएगा, P E साइन थीटा, P E साइन थीटा, ये होता है टार्क, ये यहाँ का टार्क। अब बताइए टार्क यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा ये वाला कंडीशन है, इस समय एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में। डाइपोल भाई देखिए घुमाते घुमाते हम ये देखिए एंगल कम हो रहा है और ये यहाँ पे पहुंच गए, एंगल 0 हो गया। तो एंगल 0 हो जाएगा तो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, पी ई इंटू 0 दैट मींस टार्क 0। तो इस कंडीशन में टार्क भी हमको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, नेट फोर्स 0 मिल रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी आपने वैल्यू पुट किया, थीटा के जगह पर 0, वैल्यू मिल गई माइनस। चलिए केस सेकंड देखते हैं। सेकंड केस में अगर हम अपने डाइपोल को शिफ्ट कर दें 90 डिग्री, डाइपोल को हम मूव करा के 90 डिग्री पे कर दें, तो बताइए क्या ये कंडीशन बन जाएगा, केस सेकंड। ये कंडीशन ये आपका बन जाएगा केस सेकंड। इसमें डाइपोल आपका घूम के यहाँ आ गया तो प्लस क्यू ई, प्लस चार्ज यहाँ पहुंच गया, माइनस चार्ज यहाँ पहुंच गया। तो प्लस वाले पे फोर्स इस डायरेक्शन में, माइनस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, क्यू ई इधर फील्ड के डायरेक्शन में और क्यू ई फील्ड के
वैल्यू देखिए यहाँ पे नेट टार्क हो गया P। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में cos थीटा की जगह पर 90 डिग्री, जो 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 0। चलिए केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में हमारा डायपोल 90 डिग्री से हम इसको और शिफ्ट किए और कर दिए 180 डिग्री। समझिए, पहले हमारा यहाँ पे था 0 डिग्री, फिर हमने डायपोल को यहाँ कर दिया 90 डिग्री, फिर हम इसको और शिफ्ट कर दिए, देखिए रोटेट कर दिए, ये 180 डिग्री। जो 180 डिग्री पे पहुंचेगा तो हमारा केस ये बन जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा, प्लस वाला चार्ज घूम करके यहाँ पहुंच जाएगा और माइनस वाला चार्ज घूम के यहाँ पहुंच जाएगा। तो प्लस वाला चार्ज देखिए यहाँ पहुंच गया है और माइनस वाला यहाँ, देखिए यहाँ से ऐसे घूमा, पहले प्लस यहाँ था, घूम करके प्लस यहाँ आ गया और माइनस घूम करके यहाँ पहुंच गया, प्लस घूम के यहाँ आ गया, माइनस घूम के यहाँ। ध्यान दीजिएगा। तो अब ये डायपोल जस्ट उल्टा होगा। अब बताइए डायपोल P जो इसका डायपोल मोमेंट होता है ये हमेशा माइनस से प्लस, माइनस यहाँ पहुंच चुका है, प्लस यहाँ पहुंच चुका है। तो अब हमारा डायपोल का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन इधर हो गया, फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, फील्ड इधर, डायपोल इधर, फील्ड इधर, डायपोल इधर, जस्ट अपोजिट। एंगल कितना, 180 डिग्री। अरे भाई फील्ड इधर है, डायपोल इधर है, जस्ट अपोजिट, एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल अगर हम लोग पुट करेंगे तो अब बताइए 180 डिग्री अगर हम एंगल पुट यहाँ पे कर देंगे तो साइन 180 क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही साइन 180 होगा ये वैल्यू 0 होगी, मतलब टार्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स की बात करते हैं। देखिए प्लस पर अभी भी फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में QE और माइनस पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में QE। तो भाई फोर्स तो इक्वल और अपोजिट अभी भी है, फोर्स कैंसिल मींस नेट फोर्स 0, टार्क 0 होगा साइन 180 की वजह से। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी cos 180 रखोगे ये वाली वैल्यू हो जाएगी -1, माइनस से माइनस में प्रोडक्ट होगा +1, ये वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी +1। अब इन तीनों केस H को देख करके हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। रिजल्ट हमें ये मिल रहा है, इससे कुछ पॉइंट हम डिसाइड कर सकते हैं। अब पॉइंट्स देखिए क्या होता है। देखिए केस फर्स्ट में जब हमारा डायपोल ऐसे था, नेट फोर्स 0, जब डायपोल ऐसे हुआ नेट फोर्स 0, जब डायपोल घूम के ऐसे हो गया नेट फोर्स 0, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा 0 होता है। तो एक सेंटेंस हम बना सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं कि यहाँ टार्क 0 है, यहाँ पे टार्क की वैल्यू है P × E, इसको मैक्सिमम वैल्यू भी कर सकते हैं क्योंकि साइन की वैल्यू आप जानते हैं चेंज होती है +1 to -1, बीच में 0। तो मिनिमम वैल्यू जब मिलेगा जब -1 वैल्यू आएगी मैक्सिमम। देखो यहाँ पे साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगा, ये डाटा सबसे कम हो जाएगा, ये +1 ये डाटा सबसे ज्यादा, 0 इसके बीच का डाटा, मतलब यहाँ पर ये मैक्सिमम टार्क की बात हो रही है। यहाँ पे देखते हैं टार्क 0। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टार्क में और मे नॉट बी 0, टार्क 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा कंडीशन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी -P, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी P। आप सोचिए पोटेंशियल मैक्सिमम P होगा, मिनिमम 0 नहीं हो सकता, मिनिमम 0 से भी मिनिमम, भाई निगेटिव वैल्यू का मतलब कि 0 से भी कम, तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो अब यहाँ से हमको कंडीशंस क्या मिलते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन मिलता है कि डायपोल हमारा कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसको समझते हैं। देखिए किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने का
जैसे है जहां है वैसे ही पड़ा है। कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब वो जैसे है जहां है वैसे ही पड़ा है। और ये तभी हो सकता है जब उस पर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स न लग रहा है। तो आप सोचिए, जैसे अगर हमारा ये सिस्टम है और इस पर हमारा फोर्स, मान लीजिए नेट फोर्स इधर की तरफ लगे, इधर जाने लगेगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगे, ऊपर जाने लगेगा, नेट फोर्स नीचे लगे, नीचे जाने लगेगा, किसी एंगल पर नेट फोर्स लगे, इधर जाने लगेगा। दैट मीन्स इस तरह के जो मोशन हमको दिखाई दे रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लीनियर मोशन। इससे ऐसे केस में जो फोर्सेज होंगे वो कैसे होंगे? लीनियर फोर्सेज होंगे, मतलब ट्रांसलेशनल फोर्सेज होंगे। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो इस तरह के फोर्सेस को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो, तो ये कोई इशू नहीं बनता। दूसरा, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कोई फोर्स न लगे तो कोई फोर्स में रोटेशनल फोर्स भी हो सकता है। मतलब इस पर टार्क अगर लग रहा है तभी इसका मूवमेंट होगा, तो वही उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं कर सकते। तो अगर टार्क भी जीरो हो जाए तो 100% इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें मिल जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जो ट्रांसलेशनल है वो ऑलरेडी जीरो है। तो आप देखिए ये कंडीशन, इसमें टार्क और नेट फोर्स दोनों जीरो, मींस रोटेशनल फोर्स भी जीरो और ट्रांसलेशनल फोर्स भी जीरो, मतलब सभी तरह के फोर्सेस जीरो। यहां पर भी सभी तरह के फोर्सेस जीरो। तो अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों की बात कर रहा हूं, नेट फोर्स जीरो हो तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ये हो गया कंडीशन। भाई अगर उसमें किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा तो जहां है वहां जैसे है वैसे पड़ा रहेगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब दूसरी बात, ये कौन स्टेबल है इसमें से, कौन अनस्टेबल है? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी के पास एनर्जी है तो वो स्टेबल तो हो ही नहीं सकता। केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ेंगे कि अगर एनर्जी बहुत कम है, मिनिमम एनर्जी है, तब तो स्टेबल पड़ा रहेगा, लेकिन अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो अनस्टेबल होगा। तो आप यहाँ देखिए एनर्जी मिनिमम है यहाँ इस केस में, तो मिनिमम एनर्जी है, मतलब कि यही केस हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। और यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम एनर्जी। सॉरी, मैंने एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम एनर्जी मतलब ये मिनिमम एनर्जी, जहां जैसे पड़ा रहेगा उसको एनर्जी उसके पास बहुत कम है, नहीं है तो एनर्जी बहुत कम है, मतलब जैसे है वैसे ही रहना चाहेगा, ये स्टेबल हो गया। और एनर्जी ज्यादा है, स्टेबल तो है लेकिन एनर्जी ज्यादा है, ये किसी भी समय मूव कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेबल तो है लेकिन एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये अनस्टेबल, कभी भी ये यहाँ मूव कर सकता है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको याद रखने का जो तरीका है वो ये है, इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, सॉरी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब उसमें फोर्स नहीं लग रहा है, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन स्टेबल तब होगा जब उसकी एनर्जी मिनिमम, अनस्टेबल कब होगा? जब एनर्जी मैक्सिमम, मतलब एनर्जी उसकी मिनिमम नहीं है, एनर्जी मिनिमम होगी तो ही स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। या इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए इस तरह का कोई एक कंडीशन बना दें, स्टेबल अनस्टेबल को और समझने का एक तरीका, मान लीजिए ये हम इसको यहाँ पे कोई एक हमारे पास बाल है, उसको यहाँ पे धीरे से रख के संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ से तो ये पक्का गिर जाएगा इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो मतलब अगर हल्का सा थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा नहीं कि ये नीचे आ जाए। और यहाँ की बात कर लें तो अगर हम इसको यहाँ हल्का से यहाँ डिस्प्लेस करके छोड़ दें, ये फिर यही आ जाए, इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दें, फिर ये यही आ जाए, तो ऐसा जो कंडीशन बन रहा है दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब उसके कंडीशन को हल्का सा डाइवर्ट कर दें, छोड़ दें, फिर वो वहीं आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर डाइवर्ट कर दें और जहां कर दें वहीं पे वो पड़ा रह जाए तो वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब इसको यहाँ से यहाँ खिसका दिए, जहाँ कर दिए वहीं पड़ा रहा, वो हो गया न्यूट्रल, और छोड़े जहाँ से छोड़े फिर अपने कंडीशन में आ गया स्टेबल। इसको क्या करेंगे? इसको अगर हल्का सा डाइवर्ट कर दें, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और फिर अपने इनिशियल कंडीशन में नहीं जाएगा, तो ऐसे केस में अनस्टेबल।
तीन तरह के कंडीशंस होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो यहाँ पर ये क्या है, इसको अगर हम डाइवर्ट करके छोड़ रहे हैं फिर यहाँ आ जा रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं ये अपने कंडीशन पे नहीं आ जा रहा, नहीं आ पा रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे समझते हैं अपने केस। आप सोचिए अगर हमारा ये वाला केस है 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला ये केस है, आप इसको अगर हल्का सा डाइवर्ट कर दीजिए, यहाँ से ऐसे हल्का सा डाइवर्ट कर दीजिए, आप बताइए ये प्लस क्यू पे इधर की तरफ फोर्स लगा, माइनस पे इधर की तरफ लगा, ये फिर घूम के बन गया। इसको हमने हल्का सा ऊपर किया, प्लस पे इधर लगा, माइनस पे इधर, फिर घूम के बन गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा केस थ्रेड की बात करते हैं, अगर हम इसको हल्का सा ऊपर उठा दें, ऐसे यहाँ से हल्का सा ऊपर उठा दें, आप बताइए क्या होगा, ये प्लस वाले पे इधर फोर्स और माइनस वाले पे इधर फोर्स, ये घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, ये घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब प्लस यहाँ पहुंच जाएगा, माइनस यहाँ पहुंच जाएगा, पूरा कंडीशन ही उल्टा हो जाएगा। मतलब ये जहां था जैसे था वैसे नहीं बनेगा, जस्ट उलट जाएगा, उलट जाएगा। तो ऐसे केस में इसको हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, अपने कंडीशन में वापस नहीं आता, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया और ये स्टेबल। तो इससे क्वेश्चंस बड़े अच्छे से आते हैं कि आप कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट हमको जो भी चीज़ें मिली हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये मिला और स्टेबल के लिए ये हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिला, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिला, तो इन सब पॉइंट्स को मिला करके क्वेश्चंस कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे पूछ दे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को रोक करके। अब अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन बना, क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है जिसमें ये सारी बातें आ जाए। लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन दे दे, उसमें आपको फील्ड दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आप वैल्यू दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 2 × 10⁶ न्यूटन न्यूटन पर कूलम, और डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है, डायपोल मोमेंट का भी मैग्नीट्यूड नहीं दिया, मैग्नीट्यूड मान लीजिए दिया है आपको 3 × 10⁴ कूलम मीटर, कूलम मीटर। ध्यान दीजिएगा P = 2QL, Q मीन्स चार्ज, कूलम, L का यूनिट मीटर, मीन्स यहाँ पर जो यूनिट सिस्टम दिया है इसमें किसी तरह के कन्वर्जन की जरूरत है। आपसे कह रहा है कि अगर हमको इस डाइपोल को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन से घुमा करके स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ले जाना है, तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आसान है, यहाँ पर अनस्टेबल से स्टेबल की बात कर रहा है, मतलब कंडीशन क्या बन रहा है, 180 डिग्री टू 0 डिग्री ले जाने की बात है। अच्छा, डायरेक्ट एंगल के टर्म में क्वेश्चन दे सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर अनस्टेबल टू स्टेबल या स्टेबल टू अनस्टेबल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किस एंगल पर, किस कंडीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है और किस एंगल पर, किस कंडीशन में अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें मिलता है। इस बात को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक इस तरह के जो सेंटेंस बने हुए क्वेश्चंस आएंगे वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए अनस्टेबल से स्टेबल मतलब कि अगर हम बात करें कि ये θ1 हो गया और ये θ2, या ऐसे भी दिखा सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही यहाँ का वर्क डन होगा, फाइनल माइनस PE
cos थीटा। फाइनली हम कहाँ पहुंच रहे हैं? अनस्टेबल से स्टेबल मतलब 0 डिग्री। ये वैल्यू मिल गई माइनस पी, cos 0 पुट कर दीजिए 1। और ये फाइनल की बात कर रहा हूँ, इनिशियल या इसको हम लिख दे रहे हैं ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताइए माइनस पी अनस्टेबल 180 cos 180 वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 -1 का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस पी। अब हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या मिल जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी माइनस पी माइनस 2p। हमको p पता है, e पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा डेल्टा यू। उसके बाद हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर एक एजम्पशन हमको लेना पड़ेगा कि 90 डिग्री पर ये हम नहीं ले रहे हैं, ऐसा कहा गया है या ऐसा ऑब्जर्व किया गया है या ऐसा कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं कि है कि बिना ऐसा किए, बिना इसको एज्यूम किए हम पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल ही नहीं सकते।